रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज करंट अफेयर्स के टेस्ट को आगे बढ़ाया जाए जो रेगुलर चल रहे हैं। आज एक ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर करंट अफेयर्स के टेस्ट को देते हैं। और ये ज्वलंत मुद्दा है आपका इजराइल फिलिस्तीन विवाद। यहाँ पर देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो है पूरे विश्व के लिए, सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए खतरा का विषय नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह बहुत ही विस्फोटक स्थिति में वहाँ पर पहुँच चुका है वर्तमान में। अगर देखिएगा, क्योंकि इनमें जो हमास कट्टरवादी संगठन है उसके द्वारा निरंतर इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं और इजराइल के द्वारा बदले की कार्रवाई करते हुए मिसाइलों से हमला की जा रही है और अपने 9000 सैनिकों को भी आगे बढ़ने के लिए इजाज़त दे दिया गया है गाजा सीमा पर। ठीक है, तो आज संक्षिप्त क्लास को देखिए, बहुत लंबा मैं नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित विवाद आप जो है पूरी तरह से आज समझ जाएंगे। देखिए, अगर विवाद की शुरुआत की बात की जाए तो यह अत्यंत प्राचीन है, यह हजारों साल पुराना है। उसकी हल्की चर्चा मैं कर देता हूँ। वास्तव में यहूदी जो होते हैं ईसाई से अलग होते हैं और उनका जो धर्म ग्रंथ होता है वो यहूदी बाइबिल होता है और यहूदी बाइबिल में ही लिखा हुआ है कि उनका जो मूल स्थान है, हजारों साल पहले से जो उनका मूल स्थान रहा है वह पश्चिम एशिया रहा है। ठीक है, बाद में किसी कारणवश से वो इधर उधर बिखर गए थे यहूदी धर्म के सारे लोग, और इस दौरान अरब क्षेत्र में इस्लामिक क्रांति आई 5वीं 6वीं सदी में और वह सारा क्षेत्र जो था इस्लाम के अधीन हो गया। ठीक है, अब बाद में वहाँ पर आपका आया ऑटोमन साम्राज्य। सिंपली इतना आप समझ लीजिए, ये जो है अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश, ये अरब प्रायद्वीप है और ये भारतीय प्रायद्वीप है। क्लियर? तो जो बात हो रही है पश्चिम एशिया मीन्स यहाँ की, क्लियर, इस जगह की बात होगी। ये अफ्रीका हो गया ना, ये इंडिया है। अब अंदाजा आपको लग गया होगा कहाँ पर है। इस जगह जो है आपका वर्तमान में तुर्की है। क्लियर? तुर्की का साम्राज्य जो है ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था पहले, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, आधा यूरोप। तो ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आपका शुरू में आता था। ठीक है, लेकिन 1919 में जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की का था, तुर्की की हार हो गई और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि की जीत हुई। इस सिचुएशन में यह क्षेत्र जो था, फिलिस्तीन क्षेत्र जो था, वो किसके अधीन आ गया? वो आ गया ब्रिटेन के अधीन। ठीक है, ब्रिटेन के अधीन जब आया तो इधर एक और घटना आपका घट गया। यूरोप में, जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने क्या किया कि अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए वहाँ पर जो यहूदी लोग थे वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे उस समय, को हिटलर ने क्या किया कि उसको टारगेट कर लिया ताकि उनको जो है जन समर्थन मिल सके, क्योंकि वहाँ की जनता, जर्मन भी यहूदियों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतुष्ट रहती थी, वहाँ की जनता भी। इस असंतोष का लाभ हिटलर के द्वारा उठाया गया और उन्हीं को टारगेट किया गया और कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, उन्हें अनार्य घोषित कर दिया गया और कंसंट्रेशन कैंप में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। ठीक है, यूरोप में। अब वहाँ पर ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ और अमेरिका, इन लोगों के लिए यहूदियों का अत्यधिक महत्व था, क्योंकि यहूदी वैज्ञानिक के रूप में इन देशों में अत्यधिक कार्यरत थे और उनका योगदान इन देशों के विकास में अत्यधिक रहा था। तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने उनसे प्रॉमिस किया कि उनका जो मूल स्थान था, प्राचीन मूल स्थान था, वहाँ पर यहूदियों को वे लोग बसाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको कहा गया कि आप आइए पश्चिम एशिया, जो फिलिस्तीन नाम का देश था, अब तो तुर्की के अधीन नहीं रह गया था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन नहीं रह गया था, आप लोग वहाँ पर आइए, वहाँ पर आप लोगों को बसाएंगे। इसके बाद पूरे विश्व से, जर्मनी से मैक्सिमम और पूरे विश्व से यहूदियों का आगमन जो है यहाँ पर आना शुरू हो गया। 1920 से जो है अनवरत चलता रहा। शुरू में हल्के फुल्के विरोध जो है फिलिस्तीनियों के द्वारा हुए, लेकिन 1947 के बाद
जब इनकी संख्या अत्यधिक होने लगी यहूदियों की पश्चिम एशिया में, तो न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि जो अन्य देश थे पड़ोस में, जो अन्य देश थे, ठीक है, जॉर्डन हो, मिस्र हो, यहाँ पर मिस्र है, थोड़ा पार्ट इसका मिस्र में यहाँ पर भी है, या फिर सीरिया हो, लेबनान हो, ठीक है, सऊदी अरब हो, ईरान, इराक, सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया। किस ढंग से पश्चिम एशिया में यहूदियों को नहीं बसाया जा सकता। तो वहाँ पर अत्यधिक जो है आपका विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक तरह से शांति उत्पन्न हो गया, और ब्रिटेन के लिए संभव नहीं रहा कि उस सिचुएशन को संभाल पाता। इसी सिचुएशन में ब्रिटेन ने क्या किया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ चला गया इस मुद्दे को लेकर के कि अब हमसे नहीं होगा, आप ही जो है संभालिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष भी एक बहुत ही बड़ा यह मुद्दा आ चुका था, क्योंकि एक और यहूदियों का कोई भी मूल स्थान नहीं था, कोई भी देश नहीं था पूरे विश्व में, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन जो थे उनके जगह, उनके जो देश थे, जो अपना क्षेत्र, उस क्षेत्र को, पश्चिम एशिया के इस क्षेत्र को अपना देश मानते थे, उस जगह यहूदियों को बसाया जा रहा था। तो उनमें असंतोष था, लेकिन फिर भी डिसीजन तो लेना था। यूएनओ ने डिसीजन लिया और उस क्षेत्र में जो पश्चिम एशिया का जो विवादित फिलिस्तीन क्षेत्र था, उसी में यहूदियों के लिए भी कुछ क्षेत्र देश के रूप में घोषित कर दिया गया और 2 देशों के रूप में अस्तित्व को यूएनओ के द्वारा मान्यता दे दी गई। और 14 मई, ठीक है, कब इजराइल का गठन हुआ? 14 मई 1948 को इजराइल का गठन हुआ, ठीक है। तो जो यूएनओ के द्वारा मान्यता दी गई थी कि इस पश्चिम एशिया में कौन से देश कहाँ, दोनों देशों का क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, उसको थोड़ा सा मैप से समझ लीजिए, फिर 1967 के पोजीशन को हम लोग देख लेंगे। इसी पोजीशन पर हम लोग अब बात करेंगे, बाकी पर नहीं करेंगे। ये 1948 का सिचुएशन है। यूएनओ ने जिसे कहा था कि दोनों देश जो हैं मिलकर के करेंगे, रहेंगे, उनको अलग अलग मान्यता दे दिया गया। इधर जो था जॉर्डन है, यहाँ पर जो आपका है मिस्र है, मिस्र का सनाई प्रांत है। इधर भूमध्य सागर है, साइप्रस देश है थोड़ा आगे। यहाँ पर लेबनान है ऊपर में, ये जॉर्डन है। यहाँ पर सीरिया है। इस क्षेत्र को ध्यान रखिएगा, ये है गोलन हाइट्स। तो ये सब जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, फिलिस्तीन को दिया गया था, क्लियर, यूएनओ के द्वारा। ये किसको मिला? फिलिस्तीन को मिला। लेकिन ये सब चीज़ जो है स्वीकार नहीं हुआ अरबियन कंट्रीज को, और इनके जो फिलिस्तीन के पड़ोसी मुस्लिम देश थे, जिसमें देख रहे हैं आप सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये तीनों ने मिल करके, और फिलिस्तीन का जो ये पार्ट जो है आपका, इसका नाम देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं गाजा, गाजा पट्टी हो गया ये, और ये पश्चिमी तट है, ये वाला जो है पश्चिमी तट है, क्लियर, ये पश्चिमी तट है और ये गाजा है। तो क्या किया गया कि आपका जॉर्डन, मिस्र और सीरिया, ये तीनों के द्वारा जो है इजराइल पर अटैक कर दिया गया, क्लियर। फिलिस्तीन का भी साथ था, लेकिन इन तीनों देशों की पराजय हुई और कुछ और क्षेत्रों को क्या किया, इजराइल ने जीत लिया। और विवादित स्थल जो आपका है
इस जगह यरूशलेम। तो 14 मई 1948 को इजराइल बना और 1948 में पहला युद्ध हो गया, ठीक है। और उसमें इजराइल की जीत हुई और जो ये सारे क्षेत्र थे इसमें ये सब क्षेत्र जो है इजराइल ने जीत लिया। इसके बाद भी वहाँ पर तनाव बना हुआ रहा, तनाव खत्म नहीं हुआ, ठीक है। इस मैप पर ध्यान दीजिएगा, पहला मैप आपको बनाना है, एग्जाम में आता है तो। लेकिन फिर 1967 में इधर इसके बाद है सऊदी अरब है, इराक, ईरान है, ठीक है। उसके बाद सीरिया, जॉर्डन और मिस्र ने फिर से अटैक किया। पहला तो अटैक किया था 1948 में, उसके बाद 1967 में अटैक कर दिया, क्लियर। इस बार फिर से बुरी तरह से हार हुई इन देशों की। और इस बार क्या किया इजराइल ने, ये पूरा गाजा क्षेत्र को जीत लिया, ठीक है। और पश्चिमी तट का मैक्सिमम भाग जीत लिया, यरूशलेम शहर को जीत लिया, ठीक है। इस बार आप जो है पूरा नक्शा जो है वहाँ का बदल दिया। फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था और छोटा हो चुका था। लेकिन बाद में समझौते के बाद क्या किया गया कि इसका जो है मैक्सिमम पार्ट लौटा दिया फिर गाजा का, है ना। गाजा का कुछ पार्ट लौटा दिया, मैक्सिमम तो नहीं, कुछ पार्ट लौटा दिया। और यरूशलेम में जो जीता था उसको नहीं लौटाया, क्लियर। तो 1967 का एक मैप देख लीजिए फिर कैसा मैप हो गया। गाजा का पार्ट जो है छोटा हो चुका था क्योंकि सारा नहीं लौटाया, क्लियर। और वेस्ट बैंक भी जो है पश्चिमी तट का भी कुछ पार्ट यरूशलेम जो बीच में था कोना में हो गया। क्लियर। यहाँ पर सीरिया है, ये पश्चिमी तट है। इधर देश अगर बोलिएगा तो ये जॉर्डन है, ठीक है, ये पश्चिमी तट इसका है। इधर भूमध्य सागर है, इधर मिस्र का सिनाई प्रांत है। यहाँ गोलन हाइट है, और ये लेबनान। 1967 ये समाप्त हो गया, जो ऊपर आप देख रहे थे वो समाप्त हो चुका है। तो इस तरीके से 1967 में पूरा आपका मैप बदल गया। यरूशलेम पर कब्जा हो गया, गाजा का मैक्सिमम पार्ट पर इजराइल का कब्जा हो गया। और जो वर्तमान सिचुएशन है लगभग आपका यही है। और 1967 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, ठीक है। सीरिया भी अटैक करने वालों में था, क्लियर, सीरिया। तो उसके गोलन हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, ठीक है। ये जो है वर्तमान में सीरिया और इजराइल के बीच एक विवाद का मुद्दा आज भी बना हुआ है, क्योंकि गोलन हाइट पर अभी किसका नियंत्रण है, इजराइल का नियंत्रण है, क्लियर। तो गोलन हाइट के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं इजराइल फिलिस्तीन में। तो गोलन हाइट जो है इजराइल अब छोड़ना नहीं चाहता है, हालांकि ये है सीरिया का। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है गोलन हाइट को, उसको समझिए। गोलन हाइट का क्या वैल्यू है, पानी आपूर्ति, उर्वर भूमि, दमिश्क पर दृष्टि, दमिश्क पर नज़र। देखिए ये ऐसा जगह है सीरिया का, ठीक है, हालांकि इसका कब्जा भी है दमिश्क पर। दमिश्क सीरिया का राजधानी है, क्लियर। दमिश्क 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ से है। दमिश्क पर जो है सीधा सीधा नियंत्रण जो है यहाँ से रखा जा सकता है। दमिश्क अच्छा से जो है आपका यहाँ से प्रदर्शित रहता है, दिखता है, ठीक है।
वहाँ पर कंट्रोल में एक तरह से सीरिया रहता है केवल गोलन की हाइट से, पहला कारण हुआ। दूसरा, वहाँ की भूमि जो है अत्यधिक उर्वर है, जिसके कारण इजराइल को बहुत ज़्यादा लाभ होता है उस क्षेत्र से। तीसरा जो है वो ऊंचा स्थान पर है। इजराइल एक शुष्क देश माना जाता है, जल प्रबंधन के लिए भी प्रसिद्ध है इजराइल, ठीक है। भारत के कई समझौते हैं जल प्रबंधन के क्षेत्र में इजराइल के साथ। तो जल की आपूर्ति वहाँ से इजराइल के कई शहरों और कई क्षेत्रों को होती है। तो इस मैंने ऐसा मुद्दा आपका ये हो चुका है गोलन हाइट्स की, सीरिया इस पर बात करना चाहता है, ठीक है, इजराइल से कि वह वापस ले ले, संपूर्ण चाहता है वापस ले लेना, लेकिन इजराइल इस पर बात तक नहीं करना चाहता। क्लियर। उसने अपनी बस्ती वहाँ पर बसा दी है और 20,000 इजरायलियों की कॉलोनी वहाँ पर है। हालांकि वहाँ पर 20,000 सीरियाई भी रहते हैं, तो लगभग 40,000 जनसंख्या जो है गोलन हाइट्स की है। अब आते हैं हम लोग वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन में जो वर्तमान में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसका कारण कहाँ से शुरुआत हुआ। उसका शुरुआत हुआ आपका यरूशलेम से, ठीक है। यरूशलेम मैंने बताया कि प्राचीन शहर है और यह यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों का पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। मुस्लिमों का एक यहाँ पर मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद पूर्वी यरूशलेम में, ठीक है। अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो हैं तीसरा सबसे अधिक पवित्र स्थल मुस्लिम जगत में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। दूसरी ओर अल अक्सा मस्जिद के पास ही है एक आपका है दीवार नुमा स्थान है, 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, माउंट टेम्पल। लेकिन प्रॉब्लम है कि अल अक्सा मस्जिद परिसर में, ठीक है, फिलिस्तीन तो जा सकते हैं लेकिन इजरायलियों को, यहूदियों को जाना जो है अलाउड नहीं है, ठीक है, जिसके कारण वह माउंट टेम्पल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और माउंट टेम्पल को भी जो है इस्लाम जगत अपना पवित्र स्थान मानता है और उसको किसी और रूप में वह देखता है, ठीक है, और यहूदी किसी और रूप में देखते हैं। तो विवाद का जड़ वह 35 एकड़ का क्षेत्र है, माउंट टेम्पल का इलाका, ठीक है। तो अब ये विवाद जो हुआ उसी यरूशलेम से शुरू हुआ है, जब अल अक्सा मस्जिद के पास कुछ फिलिस्तीनियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया इजरायली सरकार के द्वारा, ठीक है। और इस विवाद की शुरुआत जो हो चुकी थी 2018 में ही, जब इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। हालांकि इजराइल का राजधानी तेल अवीव है, लेकिन यरूशलेम को राजधानी जैसे ही घोषित किया तो असंतोष तो हो ही चुका था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई अलग अलग क्षेत्रों से, तो विवाद बन ही रहा था। उसी में से आपका अल अक्सा मस्जिद के पास से जब कुछ फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया गया उनके ज़मीन से, तो एक समझ सकते हैं तत्कालीन कारण बन गया और हमास के द्वारा आक्रमण शुरू किया गया, जिसके लिए जवाबी कार्रवाई जो है इजराइल के द्वारा की गई। वर्तमान में हमास, अगर आज तक के डेट में देखा जाए तो हमास के द्वारा लगभग 3,000 रॉकेट जो है दागे गए हैं, ठीक है। वो रॉकेट बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं और ये जो है अरब जगत के मुस्लिम देशों के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं हमास को, ठीक है। इसके कारण वह थोड़ा बहुत रॉकेट वगैरह विकसित कर चुका है, हालांकि बहुत ज़्यादा तकनीक उन्नत नहीं है। तो डोम्स आयरन प्रणाली इजराइल की है, जिसके माध्यम से वो अपने शहरों की सुरक्षा करने में सक्षम है, 98% तक रॉकेट को नष्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी चाहे इजराइल के लोग मर रहे हों या फिलिस्तीन के लोग मर रहे हों, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो पश्चिम एशिया में स्थिरता जो है नहीं आ सकता है। जैसे फिलिस्तीन में आपके लगभग जो हैं 200 लोग मारे जा चुके हैं, 188 लोग कल तक, उसमें 50 बच्चे हैं, ठीक है। एक मीडिया सेंटर भी तबाह हो गया है गाजा का, क्लियर। यहाँ पर अल जजीरा वगैरह का, एसोसिएट प्रेस वगैरह का वहाँ पर ऑफिस था उस बिल्डिंग में, वो भी नष्ट हो गया है। इधर इजराइल पर जो रॉकेट के हमले हुए उसमें 10-15 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक भारत की केरल की सौम्या संतोष भी मारी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर शांति रहता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास, शांति और स्थिरता के लिए उचित नहीं है। तो सभी देशों को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो किसी तरह से युद्ध विराम में कम से कम बदल जाए, ठीक है। जिसके लिए फ़िलहाल न ही फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास आपका जो है सहमत हैं कि युद्ध विराम हो, और न ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है।
तो इस ढंग से आपका ये था टॉपिक। आशा है कि समझ गए होंगे। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अब टेस्ट दीजिए आप लोग करंट अफेयर्स का। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए। और आपके जो जेपीएससी प्रथम पेपर के क्लासेस चल रहे हैं, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका उधर झारखंड का भूगोल को अगले 2-3 क्लासों में मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत चलिए, आपने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर वीडियो को देख लिया है। अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पहले आप लोग सॉल्व करें और उसके बाद जो वीडियो के अंत में उत्तर प्रोवाइड किए गए हैं उसको देख लें, और जितना भी स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 1 नंबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के द्वारा किस देश पर तालिबान को सहायता करने का आरोप लगाया गया है? ए नंबर है रूस, बी नंबर है चीन, सी नंबर है पाकिस्तान, डी नंबर है ईरान। आप लोग निश्चित रूप से अंदाज लगा लिए होंगे कि कौन सा उत्तर होगा। यह है दूसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा रेखा का निर्माण नहीं कराता है? आज मैंने 2 मैप बताए हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद को पढ़ाने के दौरान, उसी से ये उत्तर बन जाएंगे। जो ऑप्शन आपके सामने हैं, ये नंबर लेबनान, बी नंबर मिस्र, सी नंबर सीरिया, डी नंबर सऊदी अरब। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यह है तीसरा नंबर प्रश्न, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के कुल कितने मेंबर हैं जिनके द्वारा इजराइल से गाजा पर हमले रोकने की मांग की गई है? ए नंबर 53, बी नंबर 59, सी नंबर 57, डी नंबर 47। देखिए, ये जो ओआईसी का गठन की शुरुआत हुई थी 1969 से शुरू हुई थी। अब विश्व के लगभग सभी महादेशों के मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा से 450 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें यूएसए भी सहायता करने को राजी है? ए नंबर 2022, बी नंबर 2030, सी नंबर 2035, डी नंबर 2027। पांचवा नंबर जो प्रश्न है, पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 में भारत के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान मिला है? देखिए, यहाँ पर जो है पर्यावरण जोखिम की दृष्टि से जो जारी हुआ है रिपोर्ट, उसमें पहले स्थान पर देश है जकार्ता। आपको पता करना है यहाँ पर प्रश्न में कि कौन सा शहर जो है दूसरा स्थान पर है। वो भारत का शहर है। ए नंबर दिल्ली, बी नंबर मुंबई, सी नंबर चेन्नई, डी नंबर कोलकाता। देखिए, जकार्ता टॉप पर तो है ही, लेकिन पर्यावरण जोखिम वाले विश्व के सर्वोच्च 100 देशों में 43 भारत के हैं और 37 चीन के हैं, यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा शहर है। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाटली अवार्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर पहली बार एक भारतीय को मिला है? उस भारतीय का नाम है वाई नुकू फेम। वाई नुकू फेम भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? नंबर केरल, बी नंबर मिजोरम, सी नंबर नागालैंड, डी नंबर मणिपुर। और यह है क्वेश्चन नंबर 7, 50 महानतम नेता की फॉर्च्यून लिस्ट में सर्वोच्च स्थान पर कौन रही हैं? ठीक है, ए एंजेला मार्केल, बी जेसिंडा आर्डन, सी सना मरीन, डी अडार पूनावाला। क्लियर? अडार पूनावाला टॉप 10 में स्थान मिला है, ये भारतीय हैं। ठीक है, इसमें सही उत्तर आपको देखना है कि सर्वोच्च स्थान पर कौन है। चीन के अंतरिक्ष यान ताइवेन के माध्यम से झुरोंग नामक मार्स रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतारने में सफलता मिल चुकी है। कितने देश अब तक मंगल ग्रह पर रोवर उतारने में सफल हो चुके हैं? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, CNSA। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका के 5 डिप्स एक्सपीडिशन के द्वारा सभी प्रमुख 5 महासागरों के गहरे स्थानों का फिर से पता लगाया गया। यह अभियान कब शुरू हुआ था? ए नंबर 2020, बी नंबर 2021, सी नंबर 2017 और डी नंबर 2018। आपको सही उत्तर पता लगाना है। ये जो गहरे स्थान है इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये नया आया है डाटा। अटलांटिक ओशन का ब्राउनसन डिप 8378 मीटर, ये कैरिबियन सागर में है। और जहाँ तक पैसिफिक ओशन का बात है तो ये चैलेंजर डिप है, ये मारियाना ट्रेंच में है, 10,924 मीटर, M फॉर मीटर। फैक्टोरियन डिप 7,432 मीटर, ये अंटार्कटिका ओशियन में है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये करेंट डाटा है। ठीक है, सी नंबर है फैक्टोरियन डिप, ये अंटार्कटिका ओशियन का है, बता ही चुका हूँ। डी नंबर जो है जावा ट्रेंच के पास है, उसका अभी नाम नहीं दिया गया है, ये 7187 मीटर है, ये इंडियन ओशियन में है। और आर्कटिक ओशियन में है मोलोई होल
ठीक है। इसका जो गहराई है 5551 मीटर, ये आर्कटिक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, आभासी रूप से क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 2021 में कब हुआ? ए नंबर 12 अप्रैल, बी नंबर 12 मार्च, सी नंबर 12 मई, डी नंबर 12 फरवरी। देखिए क्वाड को जो है चीन के द्वारा सैन्य संगठन कहा जा रहा है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का एक संगठन है, ठीक है। हालांकि क्वाड के द्वारा इनकार किया जाता है कि वो सैन्य संगठन नहीं है, आपसे सहयोग का संगठन है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 में सर्वाधिक हथियार खरीदने के मामले में विश्व में भारत का क्या स्थान है? ए नंबर है 5वां, बी नंबर है दूसरा, सी नंबर है तीसरा, डी नंबर है चौथा। सऊदी अरब का हथियारों की खरीद के मामले में पहला स्थान है पूरे विश्व में। दूसरा स्थान किसका है आपको जानना चाहिए। और हथियारों की बिक्री के मामले में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचता है? यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। भारत सबसे सर्वाधिक हथियारों की खरीद किस देश से करता है? तो ये रूस, फ्रांस और इजराइल से करता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है अगर आता है प्रश्न तो वह रूस होगा। अंग्रेज गलती से टाइप हो गया है, इसे खरीद पढ़ेंगे। हाल ही में 5 और 6 मार्च 2021 को एनोफिस नामक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के अत्यंत करीब से गुजरा। इस क्षुद्र ग्रह की दूरी पृथ्वी से उस समय कितनी थी जब करीब से वह गुजर रहा था? ये नंबर 1.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बी नंबर 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी नंबर 0.15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डी नंबर 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वास्तव में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है उसको समझ लें। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, यानी कि एवरेजली 15 करोड़ किलोमीटर AU। 1 AU बराबर क्या हो जाएगा? 15 करोड़ किलोमीटर। अब चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। 1 का C, 2 का D, 3 का C, 4 का B, 5 का A, 4 का B, 5 का A, 6 का C, 7 का B, 8 का D, 9 का D, 10 का B, 11 का B, 12 का B। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें, इस चैनल के बारे में बताएं उन्हें। और कहीं भी अगर आंसर में कुछ फॉल्ट नज़र आती हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर सही पाई जाती है आपकी आपत्ति तो निश्चित रूप से मैं सुधार कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छी तरह से जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।